बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस के हवाले से बात की थी। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि मैं सिर्फ डिफरेंस की बात कर रही हूँ। डिफरेंस की जब बात हम करेंगे तो हम फंक्शन वैल्यूज़ को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम उससे डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। फॉरवर्ड में हम एक आगे जाएंगे, बैकवर्ड में हम पीछे जाएंगे और सेंट्रल में हम सेंटर में रहेंगे। अब जो आज का लेक्चर है उसी को हम फर्दर बढ़ाते हैं और आज मैं आपको डिवाइडेड डिफरेंस के हवाले से करूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो हैं डेफिनेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे जो हैं वो इंटरपोलेशन के लिए। जब हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या हम इंटेग्रल्स कैलकुलेट करेंगे, या कोई भी नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स जब हम करेंगे जहां हमें न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हम बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स किए जा रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जब उनको हमने करना है न्यूमेरिकली तो हमें ये जो है डेफिनेशन सारी की सारी चाहिए होंगी, ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी अच्छा कर सकें। आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस के साथ। आप देखिए कि इसमें वर्ड है डिवाइडेड, ठीक है, तो इसमें हम कुछ ना कुछ डिवाइड भी करेंगे। और डिवाइड क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, जो एक्स होंगे, या अगर पार्शियल डिफरेंशियल होंगी तो ज़ाहिर है एक्स वाई जी होंगे, जो कुछ भी होगा उससे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम बेसिकली इनको डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडेड डिफरेंस को जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। डिवाइडेड डिफरेंस सर्व एज द बेसिक्स of our treatment of interpolating polynomials. This make it possible to deal with the oscillatory or Hermite interpolation as a special limiting case of polynomial interpolation at distinct points. There are three disadvantages of using the Lagrangian polynomial method for interpolation. अभी तक हमने जो किया था ना Lagrangian interpolation, भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे पास अगर डेटा पॉइंट्स है तो हम किस तरह से उसको किसी अननोन वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और लैग्रांज इंटरपोलेशन टेक्निक हम किस तरह यूज़ करते हैं उसके लिए हमने एग्जांपल भी की थी। तो हम ये कह रहे हैं कि देयर आर थ्री डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द लैग्रांजियन पॉलिनोमियल मेथड फॉर इंटरपोलेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मोर अरिथमेटिक ऑपरेशंस देन डज द डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। क्योंकि हम ये मेथड अब करने जा रहे हैं, मैंने आपसे यही कहा कि न्यूमेरिकल मेथड्स ऐसा, या न्यूमेरिकल एनालिसिस ऐसे सब्जेक्ट है जो कि हमेशा हम बेहतर से बेहतर की तलाश में काम कर रहे हैं, और पिछले जो है मेथड्स हैं वो ऑब्सोलीट होते जाते हैं। लेकिन ये है कि इनकी इम्पोर्टेंस एक थियरी को डेवलप करने के लिए उतनी ही है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको जब ये चीज़ें पता होंगी तो तभी अब आप कोई नई चीज़ बना सकते हो और इनसे आगे बढ़ सकते हो और नए अच्छे मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। जब आपने मेथड यूज़ करने हैं तो फिर आपको उस वक्त सिलेक्शन करनी होती है कि आप कौन सा मेथड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज़ करो। तो जब तक आपको मेथड्स का आइडिया नहीं होगा तो आप किस तरह से डिसाइड करोगे। हमने लैग्रांजियन इंटरपोलेशन मेथड तो पढ़ा था, लेकिन क्या है कि अब जब हम डिवाइडेड डिफरेंस मेथड पढ़ने जा रहे हैं तो फिर हम उसको कंपेयर भी कर लेते हैं कि क्या है। तो हम कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स मोर अरिथमेटिक ऑपरेशंस देन डज द डिवाइडेड डिफरेंस मेथड. If we desire to add or subtract a point from the set used to construct the polynomial, we essentially have to start over in the computation. ठीक है कि आपके उसके हर कोएफिशिएंट में आपको वो जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो डालना पड़ेगा, और फिर आपके पास एक नंबर ऑफ टर्म भी एक बढ़ जाएगी, तो आपको एक एक चीज़ जो है वो सारी दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या है कि हमें जो है वो दो सारी कैलकुलेशन अगर हम कोई ऐड करेंगे या कोई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसमें से जो है चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेंगी। फिर लैग्रांजियन पॉलिनोमियल मस्ट रिपीट ऑल ऑफ द अरिथमेटिक इफ वी इंटरपोलेट एट अ न्यू एक्स वैल्यू। ठीक है, हमें फिर सारा कुछ करना पड़ता है। द डिवाइडेड डिफरेंस मेथड अवॉइड्स ऑल ऑफ दिस कंप्यूटेशन. कंसीडर अ फंक्शन f of x which is known at several values of x. We do not assume that x are evenly spaced. कोई ज़रूरत नहीं है कि h जो है वो सेम हो सबका,
सारे पॉइंट्स जो x0, x1, x2 है, हम पहले ये ले रहे थे ना कि यहाँ पे x0 था, फिर x1 था, फिर x2 था, तो हम उसमें h और h2, h3, h4 करते जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जो x1 और x2 के जो है ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से ये h हो, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे x2 यहाँ के बजाय यहाँ पे कहीं पे हो, ठीक है, ये कोई एक और वैल्यू डिफरेंट हो गई, इसको मैं h1 कह देती हूँ, इसको मैं h2 कह देती हूँ, x3 और h3 का ये डिस्टेंस है, ये h3, मतलब ये आपस में इवनली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। इवन द वैल्यूज आर अरेंज इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे एक तो ये है कि x1 यहाँ हो सकता, x0 यहाँ हो, x1 यहाँ हो, x2 इधर हो जाए, x3 यहाँ हो जाए, x4 यहाँ हो जाए, मतलब ये कोई अरेंजमेंट के साथ ज़रूरी नहीं है, x5 इधर हो जाए, x6 इधर हो जाए, इस तरह से डाटा पॉइंट्स हैं, और ऑब्वियसली उनके करस्पॉन्डिंग जो है फंक्शन वैल्यूज भी डिफरेंट इसी तरह से होंगी, ठीक है। तो इवन द वैल्यूज आर अरेंज इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, हम इसमें हम नहीं देख रहे। देन द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x फॉर टू आर्गुमेंट्स xk एंड xj, ठीक है, कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, कहीं पे भी, एक यहाँ पे k कह लें, यहाँ पे xj है, इनकी कोई भी वैल्यू होगी, नॉट 1 हो सकता है, नॉट 3 हो सकता है, नॉट 4 हो सकता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, या इस तरह से कोई भी वैल्यूज हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, तो आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस जो है f ऑफ x फॉर द टू आर्गुमेंट्स xk एंड xj विल बी रिटन एज f, और ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, ये आप लिखते हुए हमेशा बहुत तेजी में जो है ना वो ब्रैकेट्स को, इसको आप यूं कर लेते हैं, आप कुछ और यूं कर लेते हैं, नहीं, आपने इस ब्रैकेट को इस तरह ही लिखना है, क्योंकि ये सिंबल होती हैं, और जब ये सिंबल होती हैं तो ये इंटरप्रेट होती हैं, जब आप लिखोगे तो अगले बंदे को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो यूज़ कर रहा है ये डिवाइडेड डिफरेंस की जो है वो सिंबल यूज़ कर रहा है। अब अगर आप कोई और सिंबल यूज़ करोगे उसका मतलब बदल जाएगा। सो दिस शुड बी रिटन एज द फंक्शन ऑफ दिस ब्रैकेट xk कॉमा xj, दो आर्गुमेंट्स हैं xk और xj, तो दिस शुड बी रिटन एज f ऑफ xk कॉमा xj, और ये दोनों ये ब्रैकेट बंद हो जाती है, एंड इज डिफाइंड एज f ऑफ xk माइनस xj क्या है, मैंने डिवाइडेड डिफरेंस की बात की है, सो मेरे पास ये होगा f ऑफ xk माइनस f ऑफ xj, दोनों फंक्शंस का डिफरेंस जो हमने पहले फाइंड आउट किया, फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस की बात की थी, और डिवाइडेड बाय, नाउ इट्स डिवाइडेड बाय xk माइनस xj। अब ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पहला फंक्शन जो है एट x इक्वल टू एट xk पे है, ठीक है, पहला जो फंक्शन वैल्यू है इट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू xk, दूसरा जो फंक्शन है दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू xj। तो आपने क्या करना है, जब आपने डिवाइड करना है तो पहला जो है आर्गुमेंट उससे माइनस ये होगा और माइनस दूसरा वाला होगा, ये जो साइन है ये आपने इसको बहुत ध्यान से करना है कि पहले के साथ पहला रखना है, दूसरे के साथ दूसरा रखना है। सो दिस शुड बी डिफाइंड एज दिस थिंग, नाउ दिस इज द डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज, ठीक है, आपके पास है। और ये अब आप देखिए कि इसको मैं आराम से कर सकती हूँ कि मैं इसको इंटरचेंज कर लूँ, f ऑफ xj माइनस f ऑफ xk, इक्वेशन मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए, वो प्रिजर्व होनी चाहिए। सो x ऑफ j माइनस x ऑफ k जब मैं करूँगी तो ऑब्वियसली ये साइन माइनस है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना कि ये इसको मैं दिस शुड बी इक्वल टू माइनस साइन f ऑफ xj माइनस f ऑफ xk, ठीक है, ये इसके बराबर है ना, दिस थिंग डिवाइडेड बाय माइनस साइन x ऑफ j माइनस x ऑफ k, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाता है,
So I can write it as f of xj minus f of xk divided by x of j minus x of k. तो दोनों बराबर हो गए. सो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम इस डेफिनेशन को देखें और हमने इस तरीके से लिखा था, तो ये जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है कि दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे कॉमा एफ ऑफ एक्स के. सो हमारे पास क्या है कि हम इसकी अरेंजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये दो नंबर्स हैं. सो इस जो हमने यहाँ कहा था ना कि we don't assume that these are evenly spaced or even the values are arranged in any particular order. अब देखें, अगर फंक्शन में ये था कि आपने एक यहाँ पे एक्स के था और यहाँ एक्स जे था, ठीक है, तो अब क्या है कि हमने इसमें से इसका डिफरेंस लिया या इसमें से इसका डिफरेंस लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. हम जो पहले कर रहे थे ना फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस, वहाँ तो हमें एक तरतीब के साथ चल रहे थे. लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आपको इस तरतीब की ज़रूरत नहीं है, जैसे मर्जी है आप कर लें. और ये पॉइंट इसके हो सकता है इसके दरमियान में कई और पॉइंट्स भी मौजूद हों, लेकिन हमने इन दो का डिफरेंस लिया. सो हमने इन दो का डिफरेंस लिया तो हमारे पास ये डेफिनेशन जो है वो आ गई है. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन एक्स जे एंड एक्स के. ठीक है, ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है कि आपने दो आर्गूमेंट की जब बात की तो ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हो गया. डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ थ्री आर्गूमेंट्स इज डिफाइंड एज फॉलोस के अब आपके पास 3x की वैल्यूज हैं. ठीक है, 3x की वैल्यूज हैं तो कैसे आप डिवाइड करेंगे? बिल्कुल जैसे हम सेंट्रल और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे थे, हम इस पे अगेन जो है वो आपके पास जो है वो डिफाइन ऐसे होगा कि दो आर्गूमेंट के साथ आप ले लें डिवाइडेड डिफरेंस, फिर दो के साथ ले लें और उनका डिफरेंस ले लें. सो एक्स के और एक्स जे है पहले दो आर्गूमेंट्स माइनस दूसरे दो. अब क्या है, एक्स के माइनस कॉमा एक्स जे फंक्शन एट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स के कॉमा एक्स जे माइनस एफ ऑफ एक्स जे माइनस एक्स एल है, के जे और एल है. ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये एल है तो जे एल. अब यहाँ पे इसको कैसे डिवाइड किस तरह करेंगे, क्योंकि आपके पास 3 डेटा पॉइंट आ गए, पहले 2 थे. तो सिंपली मैंने आपसे कहा था कि पहला आर्गूमेंट उसके जो है माइनस दूसरा आर्गूमेंट कर ले, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है तो हम उसको छोड़ देंगे जो हमारे पास रिपीटेड होगा, क्योंकि हमने ये किया ना कि पहले 2 लिए फिर दूसरे 2 ले लिए. अब जो रिपीटेड हैं उनको हम रिपीटेड जो है वो उसको हम छोड़ रहे हैं. सो हम डिवाइड करेंगे एक्स के माइनस एक्स एल. ठीक है, ये आपके पास जो है ये आपके पास इस तरह से आ जाता है. जो रिपीटेड है वो हमने छोड़ दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डिवाइडेड डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर एक्स के है, एक्स जे है और एक्स एल है, तो हमने क्या किया कि हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, इन दोनों के डिवाइडेड डिफरेंस ले लिए जो कि ये है, और फिर ये इसको टोटल लेंथ जो इन दो की लेंथ है इससे हमने डिवाइड कर दिया. लेकिन हो सकता है ये यहाँ पे भी हो. ठीक है, तो फिर आप अगर यहाँ पे ये नहीं था एक्स के था तो फिर हमने क्या किया, पहले हमने लिया के और जे का, ये ले लिया, और फिर जे और एल का ले लिया ये वाला. तो अब जो है डिफरेंस हमने ये लेना है. तो ठीक है, इस तरह से हमने इसको करना है कि जो रिपीट नहीं हुआ उसको हमने डिफरेंस हमने लेना है. सो ये आपके पास जो है 3 आर्गूमेंट्स जो है डिवाइडेड डिफरेंस वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है. अब यहाँ पे आप देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है वो लिख सकते हैं. अभी हमने किया कि इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स जे एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स एल कॉमा एफ ऑफ एक्स जे. ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक्स के माइनस एक्स एल. तो यहाँ से अब हम इसको ले जाके यहाँ से ये लिख सकते हैं. अब इसको माइनस कर लीजिए, इधर कर लीजिए विद नेगेटिव साइन, बाहर ले लेते हैं. मैं यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट लगा रही हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स एल एक्स जे
माइनस एफ ऑफ एक्स जे एक्स के दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय माइनस एक्स एल माइनस एक्स जे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाता है और ये आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स एल एक्स जे एक्स के। ठीक है, इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं दूसरी ऑप्शंस भी। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए के एफ ऑफ एक्स के एक्स जे एक्स एल जो है एफ ऑफ एक्स एल एक्स जे एक्स के। अभी जो हमने कहा था ना कि हमें कोई तरतीब नहीं चाहिए आर्गूमेंट्स की और ना ही इवनली स्पेस डेटा पॉइंट्स चाहिए, तो उस हिसाब से देखिए कि आपके पास ये सारे आर्गूमेंट जिस भी तरतीब में आप चाहें आप उसको लिख सकते हैं, आपके पास जो है आंसर जो है वो सेम रहेगा। सो इसी तरीके से हमने कहा कि एक्स जे और एक्स के है माइनस एफ ऑफ एक्स एल और एक्स जे हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स के माइनस एक्स आई। तो जब इसको हम करेंगे तो एफ ऑफ एक्स एल जे और जे के माइनस साइन हमने दोनों से कैंसिल कर दिया तो एक्स ऑफ एल माइनस एक्स के हो गया। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एल एक्स जे एक्स के हो गया। इसी तरीके से हम एक्स जे एक्स के एक्स एल भी प्रूव कर सकते हैं कि ये इनकी जो आर्गूमेंट्स हैं उनकी कोई तरतीब जरूरी नहीं है। सो दिस इज द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 3 आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इनकी तरतीब कोई मैटर नहीं करती। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। और जब हम इसमें सिर्फ ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम इस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस उससे प्रीवियस वाला लेंगे तो जो वाले एक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं वो हम यूज नहीं करेंगे। जो यहाँ पे डिफरेंट है उसका डिफरेंस माइनस जो इधर डिफरेंट है वो उसका डिफरेंस जो है वो उनसे हमने डिवाइड करना है। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। 3 आर्गूमेंट्स हैं, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है और द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 3 आर्गूमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू होती हैं, एक्स के एक्स जे एंड एक्स एल। सिमिलरली डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 4 आर्गूमेंट्स। 4 आर्गूमेंट्स को किस तरह से हम लिखेंगे, पहले 3 ले लें। ठीक है, तरतीब कोई भी करने हैं लेकिन एक थोड़ा सा अगर रिदमिक होगा तो गलती का चांस नहीं होता। सो पहले मैंने पहले तीनों ले लिए और दूसरे में मैंने लास्ट 3 ले लिए। ठीक है, 4 आर्गूमेंट्स हैं तो यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस में आपके 3 आर्गूमेंट्स आ जाएंगे। इसको आप फर्दर लिख सकते हो, इसको आप 2 आर्गूमेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको 2 की फॉर्म में लिख सकते हो, उनको कंबाइन करते हो। सो आपके पास जो है ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स के जे एल है, यहाँ जे एल एन है, यहाँ पे आपके पास जो है रिपीटेड जो है एक्स जे और एक्स एल है, एक्स जे एल रिपीटेड है, एक्स के रिपीटेड नहीं है। सो मैं इसको डिवाइड करूंगी विद एक्स के और माइनस यहाँ पे क्या है जे और एल यहाँ रिपीटेड है, यहाँ एक्स एन रिपीटेड नहीं है। सो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ एक्स के माइनस एक्स एन से। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि किस तरीके से किस चीज से डिवाइड करना है। बेशक आपके पास जितने मर्जी आर्गूमेंट हो आपने उसको जो है जो रिपीट नहीं हो रहे उनसे डिफरेंस से डिवाइड करना है। सो ये इसको भी हम किसी तरतीब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जे के एन। ठीक है, हमारे पास ये क्या है जे के एन, यहाँ पे एल हमने नहीं डाला, दूसरा जो होगा वो उसमें हम एल के और एन, एल के और एन। अब आप देखिए कि इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे के भी रिपीट हो रहा है, एन भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स जे माइनस एक्स एल। तो हम इस तरीके से इसको रिपीट कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू एल जे के एन की कोई तरतीब जो है वो जरूरी नहीं है। सो दिस इज द थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरीके से हम n+1 आर्गूमेंट्स जो है हमारे पास x नॉट x1 x2 xn तक हैं, डिवाइडेड डिफरेंस इज डिफाइंड एज x नॉट से इसके n आर्गूमेंट्स हैं तो ये x नॉट x1 x2 xn तक है। इसको हम ये करते हैं कि हमने तरतीब की थी, पहले
n के साथ और फिर दूसरे n के साथ, तो अब ये भी कर सकते हैं कि पहले आखिरी n ले लें x1 x2 xn तक माइनस x0 x1 x2 और xn-1 तक हमने किया। और यहाँ पे अब देखिए कि आपके पास क्या रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ xn जो है रिपीट नहीं हो रहा और यहाँ पे x0 रिपीट नहीं हो रहा, सो वी शुड डिवाइड इट बाय xn माइनस x0। तो ये आपके पास जो है डिवाइडेड डिफरेंस विद n आर्गुमेंट्स जो है वो इस तरह से आ गया, विच इज नोन एज द nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस और द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ n+1 आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस जो है इस तरीके से आ गया है। स्पेशल स्टैंडर्ड नोटेशन यूज्ड फॉर डिवाइडेड डिफरेंसेस। अब आप देखिए कि हम इस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि अगर आपने डिवाइडेड डिफरेंस में आपके पास कुछ नंबर्स n हैं, अगर 100 है तो हम इसको इतना लंबा चौड़ा लिखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हम इसको भी अवॉइड करते हैं, हम अपनी सिंप्लीफिकेशन मैक्सिमम करना चाहते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। सो इसकी एक और नोटेशन हम यूज़ करेंगे जो हमें समझ आ जाएगी कि हमें कितने आर्गुमेंट्स या किस ऑर्डर का हमें डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास x0 x1 जो है वो f1 माइनस x माइनस ये इसके बराबर है। इसको हम क्या करेंगे, पहला आर्गुमेंट आपका नॉट है और इसको देखिए तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस आपको लगता है, ठीक है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है और ये भी आपके पास है। तो सो हम इसको x0, ठीक है, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस के साथ हम ये वही ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं जो यहाँ कर रहे हैं और इसके साथ फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से जब आपके पास 3 आर्गुमेंट्स हैं तो आपके पास क्या है, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा माइनस सेकंड ये वाला डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसमें रिपीट क्या हो रहा है, x2 माइनस x0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये क्या है, अब इसको देखिए तो आपके पास ये है 1 ऑफ 1। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास आ जाता है, अगर हम यूं तरतीब इस तरह रख लेना तो क्या है, x0 x1 x2 सिर्फ समझने के लिए, अदरवाइज तरतीब जरूरी नहीं है, 2 भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, x1 और 2 है। अगर इसी तरीके से हम लिखना चाहें तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये आपके पास आ जाता है f1 फर्स्ट ऑर्डर है माइनस f0 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0, तो ये आपके पास आ जाता है f0 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। सो f0 2 कि आपके पास नॉट, ये इस टर्म को आप रख सकते हैं। ठीक है, पहले वाला जो आपका आर्गुमेंट है वो आप इसके सबस्क्रिप्ट में रखिए और क्योंकि 3 आर्गुमेंट्स है तो ये सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आता है। इसी तरीके से चलते जाएं तो जब आपके पास nth ऑर्डर के आ जाते हैं तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं f ऑफ x1 xn और एक पहला छोड़ के आपके पास ये आर्गुमेंट्स हैं, माइनस पहला इन्वॉल्व करके लास्ट वाला छोड़ दीजिए तो आपके पास सेकंड ये हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये रिपीटेड नहीं हो रहा, यहाँ ये रिपीट नहीं हो रहा, सो दिस विल बी इक्वल टू xn माइनस x0। और इसको जब हम उस तरह से लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x0 और ऑर्डर आपके पास आ जाता है n का। ठीक है, तो हमने 2 आर्गुमेंट्स थे तो हमने यहाँ 1 लिखा था, 3 आर्गुमेंट्स जो यहाँ 2 लिखा था, n+1 आर्गुमेंट्स हैं तो ये n लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से, और इसी तरीके से हम जो है कॉन्सेप्ट इज इवन एक्सटेंडेड टू 0 ऑर्डर डिफरेंस कि आपके पास अगर सिर्फ एक आर्गुमेंट है तो हम इसको इसी तरीके से f ऑफ s जो है ये जस्ट एक पॉइंट है इस एट x इक्वल टू s, तो ये आपके पास 0 ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है कि सिर्फ एक पॉइंट है आपके पास, आपको उसकी जरूरत नहीं है। डिवाइडेड डिफरेंस फॉर अ पॉलिनोमियल। अब हम जाते हैं कि हम पॉलिनोमियल को में किस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कंसीडर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। कोई भी फंक्शन f ऑफ x ले लीजिए वेयर f ऑफ x इज अ क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल में हम डिवाइडेड डिफरेंस को किस तरह इन्वॉल्व करते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट ये f ऑफ x इज अ क्यूबिक फंक्शन जो कि इस तरह से दिया हुआ है, दैट इज 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इस डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज xi हम ले लेते हैं। एक पहला x नॉट की वैल्यू है 0.3, हम पर्टिकुलर क्योंकि एग्जांपल है तो हम कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू ले लेते हैं। x नॉट है 0.3, दूसरा जो है x1 जो है वो 1 है, x जो है x2 जो है 0.7 है, x3 जो है 0.6 है, x4 इज इक्वल टू 1.9 और इसी तरह से x5 इज इक्वल टू 2.1। तो आप देखिए कि इसकी कोई हमने ख़ास तरतीब का भी ख्याल नहीं रखा और हमने इस तरह से x की वैल्यूज ले ली। उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज जो हैं वो हमें मिल जाएंगी, जो कि है -0.736 है एट 0.3 पे। x इक्वल टू 1 है तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आती है, x 0.7 है तो इसकी वैल्यू -0.104 आती है, 6.6 है तो उसकी वैल्यू -328 आती है, 1.9 है तो इसकी वैल्यू फंक्शन की वो है 11.008 और 2.10 है तो इसकी वैल्यू है 15.212। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन वैल्यूज हैं, डेटा है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसको किस तरीके से हम करते हैं। सो फर्स्ट जो है डिफरेंस आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, वो दिस। अब यहाँ पे आप देखिए 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.736 डिवाइडेड बाय ये इसकी और इसकी जो, तो 1 माइनस 0.3 तो दैट इज 0.7। तो इसको इस डिफरेंस को डिवाइड करें 0.7 से तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाती है 2.48। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकंड जो डिवाइडेड डिफरेंस करना है तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास जो है प्लस में डिवाइडेड डिफरेंस ये आ जाता है। इसी तरीके से आपके पास जो है इन दो का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दो का डिफरेंस जो है वो आपके पास ये आ जाता है। फिर आपके पास जो है इन दो का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये दो डिफरेंस जो हैं ये आपको देते हैं और ये दो डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या है कि अब ये तो इतना अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन अब हमने सेकंड डिफरेंस में फिर अगेन हमने क्या करना है, हमने 3.68 माइनस 2.48 करके डिवाइडेड बाय अब क्या है 0.7 माइनस 0.3 0.4 इसको डिवाइड करना है तो आपके पास जो है सेकंड डिफरेंस उस तरह आएगा। फिर आपके पास 2.24 माइनस 3.68 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 1, तो ये आपके पास यहाँ पे भी क्योंकि माइनस आ रहा है इधर भी माइनस, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास ये आंसर आ जाता है। फिर आपके पास है 8.72 माइनस 2.24 डिवाइडेड बाय 1.9 माइनस 0.7, तो उससे जो आपके पास आंसर आएगा वो ये आएगा। देन आपके पास है 21.02 माइनस 8.72 डिवाइडेड बाय 2.10 माइनस 0.6, तो आपके पास जो है वो आंसर जो है 8.2 जो है वो यहाँ से आंसर आता है। ये आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आ गया, सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। तो आपके पास फिर थर्ड जो है अगेन 3.6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.7 और सॉरी 0.6.3, तो आपके पास जो है उसका आंसर जो है वो 2 आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 5.4 माइनस 3.6 आ गया और ये डिवाइड आपने किया 1.9 माइनस 1.1, तो आपके पास आंसर जो है वो ये आता है। देन आपके पास जो है वो 8.2 माइनस 5.4
डिवाइडेड बाय 2.1 माइनस 0.7, तो आपके पास आंसर जो है वो ये आ जाता है। अब यहाँ देखिए कि आपके पास जो है यहाँ जाके आपके पास जो डेटा पॉइंट्स हैं, आपके पास यहाँ डेटा पॉइंट्स थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डेटा पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट हो के थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पे ये कॉमन कांस्टेंट हो गए। जब ये कांस्टेंट हुए तो उसके बाद आपके पास जो है वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो ज़ीरो आ रही हैं। सो हाँ, जब ये कांस्टेंट हो जाएं तो फिर उससे आगे हमें जो है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास जो है वो सारे का सारा जो है वो ज़ीरो हो गया। अब ये देखिए कि हमने थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात की जो कि कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे अगर इसको आप डिफरेंशिएट करें, आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस का कैलकुलस को पढ़ा हुआ है, इसको आप डिफरेंशिएट करें तो आप देखिए कि आपके पास क्या आता है। चलें हम करके देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, अगर मैं इसको एफ डैश लिख लूँ तो दिस इज 6x² माइनस 2x प्लस 1। सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, दिस इज 12x माइनस 2। थर्ड डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, दैट इज 12, ठीक है। तो आप ये देखिए, उसके बाद आपके पास जो फोर्थ डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें तो ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन थी, और क्यूबिक इक्वेशन में थर्ड डेरिवेटिव जो था दैट वाज अ कांस्टेंट, और उससे आगे सारे जीरो थे। अब यहाँ पे भी देखिए डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, आपके पास जितने भी मर्जी डेटा पॉइंट्स हो, आपके पास इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, इसी के अकॉर्डिंगली आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आई है। ये 12 है लेकिन ये 2 है, लेकिन अभी क्योंकि इसके साथ मल्टीपल मौजूद होंगे सो आपके पास कांस्टेंट हो गया। ये यहाँ पे बता रहा है कि जस्ट ये बता रहा है इन्फॉर्मेशन की इस पे आके थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पे ये कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद ये फोर्थ डेरिवेटिव और बाकी सारे के सारे जीरो हैं, तो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस भी इसका और फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस सारे के सारे जीरो हैं। सो यहाँ से आपको एक ये जो है कि आप कैसे इसको और डेरिवेटिव्स को आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे मैंने ये दे दी कि जिस ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस वहां तक ही आएंगे और उसके बाद सारे जीरो हो जाएंगे। सो जो लास्ट वैल्यू आएगी वो दैट विल बी अ कांस्टेंट, और वहां पे आपकी सारे के सारी जो है डेटा पॉइंट्स, जो ऐसे भी डेटा पॉइंट्स है वो सारे के सारे आपको एक ही जो है वो एक ही एग्जैक्ट वैल्यू देगा ताकि वो आगे उसको जीरो कर सके। सो ये हमारा जो है डिवाइडेड डिफरेंस का एक टेबल हमने एक क्यूबिक इक्वेशन से बना लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल से बना लिया, वेयर फर्स्ट जो है वो 2 आर्गुमेंट्स का डिवाइडेड डिफरेंस है, 2 जो है वो 3 आर्गुमेंट्स का डिवाइडेड डिफरेंस है, इसी तरह 3 जो है वो 4 आर्गुमेंट्स का डिवाइडेड डिफरेंस है। Observe that the third divided difference are all same. It then follows that all higher differences will be zero. We can take advantage of this fact by not using interpolating polynomials beyond the column, where the values are essentially constant. कि हम उससे आगे कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, polynomial approximation and interpolation. अब इस सारी चीज़ों को हमने देख लिया। अब हम करते हैं कि हम इसको एम्बेड कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल्स के अंदर किस तरह लेके जाएंगे। सो पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन एंड इंटरपोलेशन। We are now in position to derive many of the well-known interpolating polynomials. It is important to note that there is only one polynomial of degree n, passing through n plus 1 given data points. हम इस जो यूनिकनेस है पॉलिनोमियल की उससे फ़ायदा उठाते हैं कि हम चाहे जिस तरीके से भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करें हमारे पास आंसर जो है वो एक ही आएगा। सो हम इस बेनिफिट से इसकी वजह से इस बेनिफिट को यूज़ करते हुए जो है वो हम किसी भी तरीके से पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम आसान से आसान तरीका भी यूज़ करें। So the only it is important to note that there is only one polynomial of degree n passing through n plus 1 given points. ठीक है, although the form of the various polynomials presented will differ,
they all yield the same polynomial if the same n plus 1 points are used. न्यूटन्स जर्नल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम दोबारा से न्यूटन्स फॉर्म में आते हैं और न्यूटन का जर्नल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होगा। कंसीडर द nth डिग्री पॉलिनोमियल रिटन इन अ स्पेशल वे के पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, क्या चीज़ है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट। अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, क्या हैं डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और ये इस तरह से एन एक्स एन तक एन प्लस वन डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। ये मैंने आपको पहले जो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म्स बताई थी, तो न्यूटन फॉर्म बताई थी, न्यूटन फॉर्म को ही दोबारा मैं लिख रही हूँ, दैट इज ए थ्री एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स टू। और इसी तरह से हम चलते चले जाएं तो हम क्योंकि nth डिग्री पॉलिनोमियल की बात करें, सो ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू और ये मल्टीप्लाई करते चले जाएं और आपका लास्ट जो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एन तक है तो ये n माइनस वन तक आपके पास जो है, यहाँ नॉट से क्योंकि शुरू हो रहा है तो आपके पास जो है वो ये यहाँ तक आपके पास जो पॉलिनोमियल्स हैं वो चलेंगे। सो विच इज़ नोन एज द न्यूटन फॉर्म। ठीक है, आपके पास ये हो गई, इफ एक्स नॉट एफ नॉट एक्स वन एक्स एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स थ्री और एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन are n plus 1 and n plus 1 data points and Pnx is an interpolating polynomial, it must match at n plus 1 data points, that is Pnxi is equal to f of xi। कि अगर हम x को x नॉट पुट करेंगे तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, अगर इन डेटा पॉइंट से गुजर रहा है तो जब हम x को x नॉट पुट करेंगे तो वी शुड गेट f at x equal to f at x नॉट। इसी तरह से जब हम x1 पुट करेंगे तो वी मस्ट गेट x फंक्शन वैल्यू एट x1। इसी तरह से जब हम x2 पुट करेंगे तो वी मस्ट गेट द फंक्शन वैल्यू एट x2 और इसी तरह से हम चलते जाएंगे। सो फॉर ऑल i वेरी फ्रॉम 1 to n हमारे जो हैं डेटा पॉइंट्स फुलफिल करेंगे ये कंडीशन। सो x इक्वल टू x नॉट p ऑफ x नॉट इज इक्वल टू a नॉट। ठीक है, अगर हम पीछे जाएं और पॉलिनोमियल में इसको देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब अगर हम इसको x की जगह x नॉट पुट कर दें तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, ये भी ज़ीरो हो जाता है, ये भी ज़ीरो हो जाता है, ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं। और सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये बचता है a नॉट, और जब p एट x नॉट है तो दैट शुड बी f एट x नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये x1 माइनस एक्स नॉट तो आ जाएगा, लेकिन क्या है यहाँ पे x1 माइनस x1 ये ज़ीरो हो गया, x1 माइनस x1 ये ज़ीरो हो गया और इसी तरह सब के सब में टर्म में x1 माइनस x1 है तो ये सारे के सारे ज़ीरो होके सिर्फ हमारे पास a नॉट और a1 के साथ जो है ये हमारे पास बचेंगे। और a नॉट उससे पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो दैट इज f नॉट, f फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू x नॉट। तो ये हमारे पास अब नोन हो गया। अब यहाँ से हम a1 की कैलकुलेट करेंगे, फिर इसी तरह से जब हम x को x2 पुट करेंगे तो ये भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा, ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन उससे अगला जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और वो उससे आगे सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। सो वी विल कैलकुलेट x2 a2। चलें हम देखते हैं कि हम किस तरह कर रहे हैं। देयरफॉर a नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट, हम f नॉट इसको इसे लिख रहे हैं। फिर अब x इक्वल टू x1 है तो p ऑफ x1 इज इक्वल टू a1 प्लस a1 x1 माइनस x नॉट, और यहाँ से हम a1 क्योंकि a नॉट की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके, दैट इज f नॉट, तो यहाँ से हम a1 की वैल्यू और ये जो है ये फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू x1 तो दिस इज इक्वल टू f एट x1, ये डेटा पॉइंट हमें गिवन है। सो हमारे पास ये वैल्यू जो है f ऑफ 1 के बराबर आ गई। सो यहाँ से जो है ये f ऑफ 1 माइनस f ऑफ नॉट
ये हो गया डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट। सो a1 जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट, एंड दिस इज डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 1। सो इसी तरीके से हम चलें व्हेन x इक्वल टू 2, p जो है a1 x2 माइनस एक्स नॉट प्लस a2 x2 माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x1। बाकी सारे के सारे ज़ीरो हो गए जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब a नॉट की वैल्यू भी हमारे पास f नॉट है, a1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, f1 माइनस एफ नॉट ओवर x1 माइनस एक्स नॉट, इसकी वैल्यू आ गई थी। ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से हम a2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू f2 p2 एट x2 जो है वो f2 है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा f2 माइनस x1 माइनस एफ एक्स नॉट ओवर x2 माइनस x1। अगर इसको आप देखें कि किस तरह से हुआ तो मैं इसको बता देती हूँ कि आपके पास क्या आया, a2 यहाँ से आ गया, ये आपके पास जो है ये आपके पास f2 है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह में f2 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। f2 क्योंकि मैं a2 ले रही हूँ ना, तो a2 जो है वो हमारे पास चलें यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं, इस वाली इक्वेशन को मैं लिख रही हूँ अब, क्योंकि p एट x2 जो है वो f2 है, f नॉट जो था हमारे पास a नॉट f नॉट के बराबर आया था, और a1 हमारे पास क्या आया था, दैट वाज, अगर आप देखें दोबारा जाएं पीछे, a1 जो आया था वो दैट वाज f1 माइनस एफ नॉट ओवर x1 माइनस एक्स नॉट, या f ऑफ x नॉट माइनस x1 जो है, इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। तो इसको मैं लिखती हूँ, a1 जो था वो था f ऑफ x नॉट x1 और मल्टीप्लाई हो गया x2 माइनस एक्स नॉट से, प्लस a2 मुझे फाइंड आउट करना है x2 माइनस एक्स नॉट x2 माइनस x1। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट करना। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मैं इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो सारे के सारे उसे डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा f2, पहले मैं ये सारे बाकी इस साइड पे लेके जा रही हूँ, f2 माइनस एक्स नॉट माइनस f ऑफ x नॉट x1 multiplied by x2 minus x naught, this is equal to a2 x2 minus x naught और x2 minus x1। अब ये इनसे मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा a2 will be equal to f2 minus f2 minus f naught minus f x naught x1 x2 minus x naught, this whole thing divided by x2 minus x naught और x2 minus x1। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसको मैं लिख सकती हूँ f2 minus f naught divided by x2 minus x naught और x2 minus x1। ठीक है, ये सारी इस तरह हो गई, और माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट x1 और ये हो गया x2 माइनस एक्स नॉट, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स नॉट और x2 माइनस x1। अब यहाँ देखिए कि ये x2 x नॉट इसके साथ कैंसिल हो जाता है। इसमें से अगर मैं इसको देखूं f2 माइनस एक्स नॉट x2 माइनस एक्स नॉट, ये वाला, तो ये क्या है, f ऑफ x नॉट x2, क्योंकि ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये चीज़ तो ये थी, एक ये रह गया मेरे पास, माइनस f ऑफ x नॉट x1, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसको मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या आता है, x2 x नॉट और ये x2 x1, यहाँ पे ये और ये रिपीट हो रहे हैं, f ऑफ x नॉट x2 माइनस f ऑफ x नॉट
x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ देखिए कि ये 2 है, या ये x0 और x0 रिपीट हो रहे हैं, तो पहले में x2 है और दूसरे में x1 है। तो ये मैंने किया, तो ये आपके पास आ गया f ऑफ x0 x1 x2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या है, ये a2 की वैल्यू है। सो यहाँ से आपके पास a2 कैलकुलेट होके जो आएगा वो आ जाएगा ये x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0 हो गया। तो ये x2 माइनस x0 मतलब ये है कि आपने सभी चीज़ें जो आपस में कंबाइन होती हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू, यहाँ रिपीट आपके पास 2 नहीं हो रहा, यहाँ नॉट नहीं हो रहा, सो x जो है आपके पास आ जाता है f ऑफ x0 x1 x2। यहाँ से आपके पास a2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम आगे चलते चले जाएं तो हमारे पास जो x3 की वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x3 माइनस x0 प्लस a2 x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 और प्लस हो गया a3 x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2। उससे अगला जो आर्गुमेंट है वो सारे के सारे जीरो हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे x माइनस x3 आएगा, तो x3 माइनस x3 बाकी सब में जीरो हो जाएगा। सो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास a0 की वैल्यू भी है, a1 की भी वैल्यू है, a2 की हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, वो भी मौजूद है। सो हम a3 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर ये है कि p एट x3 इज इक्वल टू f एट x3 इज इक्वल टू f3। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये है f0 है तो f3 माइनस f0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। सो हम जो है वो इसको जो है कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है 3 2 1 f ऑफ x3 x2 x1 माइनस f ऑफ x2 x1 x0। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है कौन सा, x3 माइनस x0। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई। सो यहाँ से हमारे पास ये 4 आर्गूमेंट के साथ x0 x1 x2 x3 जो है वो a3 की वैल्यू। और इसी तरह से अगर हम चलते चले जाएं तो यहाँ से हम यही करते हैं कि हमारे पास जो f0 था दैट वाज ऑफ 2 आर्गूमेंट्स, x0 x1 का था, x1 जो था वो आपके पास जो है x0 आपके पास f0 आया था, a1 जो था a0 आपके पास f0 आया था, a1 जो था वो आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 2 आर्गूमेंट x0 x1 आया था, a2 जो है वो विद 3 आर्गूमेंट्स आया है, a3 जो है वो 4 आर्गूमेंट के साथ आया है। सो अगर हम इसी तरीके से चलते चले जाएं तो हमारे पास जो है वो सारे के सारे एज जो हैं वो कंप्यूट हो जाते हैं। और उसमें न्यूटन्स फॉर्म में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहला a0 की जगह f0 है, फिर a1 की जगह f0 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1 है, फिर x माइनस x1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये a1 की वैल्यू है। इसी तरह से आपके पास a2 की वैल्यू ये आ गई, उसके साथ x माइनस x0 x माइनस x1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर आपके पास a3 की वैल्यू ये आ गई और उसके साथ x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसी तरह आप चलते जाएं तो लास्ट टर्म जो है वो x0 से लेके xn और फिर आपके पास x माइनस x0 x1 माइनस x और x2 x माइनस x2 और ये सारे के सारे चलते चले जाएं अप टिल x माइनस xn माइनस 1 तक। आप ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास आर्गुमेंट्स हैं नॉट और 1, तो यहाँ पे सिर्फ नॉट है। फिर आपके पास 3 आर्गुमेंट्स हैं x0 x1 x2, तो ये आपके पास x0 और x1 तक है। इसी तरह से x0 x1 x2 x3 तक हैं और आपके पास ये x2 तक है। सो जब आपके पास nth आ जाएगा x0 x1 x2 x3 तो n तक है और आपके पास जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होके n-1 तक आएंगे। सो यह पॉलिनोमियल जो न्यूटन्स पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो आपने इस तरह से लिख लिया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि f0 हमने जैसे डिफाइन किया था कि ये सिर्फ 0th ऑर्डर का है और फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ये है x माइनस x0, फिर आपका सेकेंड ऑर्डर है तो ये हो गया, फिर थर्ड ऑर्डर उसके साथ आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर
आपके पास फोर्थ nth ऑर्डर है, तो आपके पास ये वैल्यूज जो हैं वो यहाँ तक जाएंगी। सो हमारे पास जो है न्यूटन्स फॉर्म जो है इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस इस ये आपके पास आ गई। सो ये समेशन की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज x माइनस 1 और यहाँ तक आपके पास है k वेरी कर रहा है फ्रॉम n माइनस 1 तक, ठीक है। या फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं कि f नॉट एट k प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर n है तो n से आपके पास जो है वो यहाँ तक जाएगा, विच इज नोन एज द न्यूटन्स जर्नल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने न्यूटन्स फॉर्म लिखी थी पॉलिनोमियल की, उसी पॉलिनोमियल को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो आपके पास ये जर्नल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आ गया। नाउ सॉल्विंग फॉर f of x yields that f of x equal to f naught plus x naught minus x minus this, ठीक है। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है x naught x1 और ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर ये है कि आपके पास आर्गूमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, ये आपके पास x माइनस x1 x माइनस x2 तक है। फिर उसके बाद आप nth ऑर्डर पे जाएंगे तो नॉट से लेके n तक, जब आपके पास n+1 डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 और इसी तरह चलते चले जाएं तो दिस विल बी फ्रॉम अप टिल x माइनस xn माइनस 1 तक। और ये आपकी रिमाइंडर टर्म है, क्योंकि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ये तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था n टर्म्स तक। अगर आपके पास जो है वो डाटा, क्योंकि डाटा जो है वो आपके पास अगर n पॉइंट्स हैं तो उससे आगे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। हमने डिफरेंट डाटा पॉइंट्स लिए, डिफरेंट कोई भी आपके पास जो है x है तो हमने यहाँ पे x0, x1, x2, x3, x5, x4, x5 और x6 और इस तरह से हमने लिए, लेकिन बहुत से डाटा पॉइंट और भी मौजूद होने चाहिए जो यहाँ पे भी होते हैं। सो हम जब इन डाटा पॉइंट्स को हम नहीं ले रहे और हम कर रहे हैं तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज हैं, इससे हमने एक फंक्शन बना दिया, ये कंटिन्यूस फंक्शन बनाया। अब यहाँ तो देखें इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये कोई डाटा पॉइंट्स हो सकते हैं, जो भी, मतलब मैंने एक रफ सा ले रही हूँ, ठीक है। मेरे डाटा पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से हैं, तो मैं अगर इनको ज्वाइन करूं तो अब मुझे क्या पता यहाँ पे ये जो लाइन है ये ऐसे थी या ऐसे थी, तो ये एरर कहीं ना कहीं में भी हो। इसी तरह से इसके बाद यहाँ से मेरे पास ये इस तरह हो सकता है, ठीक है। क्या पता ये एक्चुअली जो डाटा थे अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करती तो मे भी यहाँ पे मुझे मिलता। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ जो हैं डाटा पॉइंट्स मिसिंग हैं, सो इसके लिए मैं ये Rx लिख रही हूँ, ये रिमाइंडर टर्म है कि ये भी होने चाहिए थे। तो फंक्शन मेरा तभी एग्जैक्ट फंक्शन बनता, कंटिन्यूस फंक्शन बनता, जब मेरे पास बहुत से डाटा पॉइंट्स होते। जो रेमान सम की बात आप करते हो ना, तो रेमान सम में यही होता है कि आपके पास इतना ज्यादा डाटा पॉइंट हो कि वो एक कंटिन्यूस फंक्शन बन जाए। तो अब यहाँ पे मेरे पास n+1 डाटा पॉइंट्स हैं, तो मेरे पास एरर इन्वॉल्व है। सो मैंने ये Rx जो है वो एक्स्ट्रा टर्म जो उसकी एरर है उसको साथ ले लिया कि ये भी मौजूद होनी चाहिए कि कितनी एरर है। वेयर द रिमाइंडर टर्म Rx इज गिवन बाय, Rx क्या है उससे आगे चलें आप पॉइंट्स पे, ये x के साथ आगे चलता है, x माइनस x, ये जो है कोई और पॉइंट्स जो हैं वो x है, ठीक है। x0, x1, x2, xn तक है, तो n+2 डाटा पॉइंट हो गए, x माइनस x0, x माइनस x1 और ये चलते चलते x माइनस n तक भी जा रहा है। इफ f of x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, द रिमाइंडर टर्म इज 0, ठीक है। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, हम सिर्फ n टर्म्स ले रहे हैं, तो ये जो है ये आपके पास जो रिमाइंडर टर्म है वो 0 होगी फॉर ऑल x, दैट इज x माइनस दिस इक्वल टू फ्रॉम x
x0, x1, x2, xn, that will be 0. This is of degree 0 and is a constant. f of x is not a polynomial. We note कि जब हम सीरीज की बात करते हैं, पॉलिनोमियल तो हम फिक्स कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को, लेकिन आज जब हम सीरीज की बात करते हैं तो फिर ये रिमाइंडर टर्म जो है वो हमारी 0 नहीं होगी. If f of x is not a polynomial, we note from 3 that the remainder term is 0 at x equal to x0, x equal to x1 और x equal to xn. ठीक है कि आपके पास यहाँ पे इन पॉइंट्स पे जो है पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो फाइनल टर्म है ना, x इक्वल टू x0 पे 0 हो गई, x1 पे 0 हो गई, x2 पे 0 हो गई, xn पे सारी 0 हो जाती है. But is not general elsewhere. If we omit the remainder term from 2, we have a polynomial of degree n which coincides with f of x at these points. This polynomial is called an interpolating polynomial. सीरीज नहीं है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कोई ना कोई होती है, फिक्स होती है. And will be denoted by p and x. The basis for using it is the assumption that p and x will be very nearly equal to f of x for intermediate x values. ठीक है कि हम ये कहते हैं कि ये जो एरर है ये बहुत कम है. इस एरर को बहुत कम करने के लिए हम जो बात करते हैं वो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इतने सफिशिएंट डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं कि एफ एक्स और पी एन एक्स से जो हमें कर्व्स मिलती हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं. Omitting the remainder term in equation 2 gives Pnx equal to f0 plus a summation as k varies from n minus 1. f ये आपका divided difference है of these much data points x minus x1 और ये xn k तक. k जो है लास्ट में n minus 1 होगा और ये k plus 1 जो है ये आपके n तक terms जो है फाइनल जाएंगी. This is the Newton's general interpolating polynomial. अब एग्जाम्पल देखें. Determine the third degree polynomial passing through the points 0, 5, 1, 14, 2, 41 and 3, 98. ठीक है कि हमने इससे पॉलिनोमियल्स कोई भी थर्ड डिग्री का करना है. हमारे पास 4 डाटा पॉइंट्स हैं, तो 4 डाटा पॉइंट्स से हमें पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का मिलता है. Newton's general interpolating polynomial. ठीक है, using this thing here abscissas are equally spaced, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो, but they need not be. Also x equal to x0, x1, x2, x3 need not be abscissas value necessary in ascending or descending order. कि मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी तरतीब हो सकती है, कहीं भी आपस में मिक्सअप होते हैं. जब आप एक्सपेरिमेंटल डाटा लेते हो तो बहुत सारा डाटा होता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो अगर फ़र्ज़ करें हमने डिफरेंट टाइमिंग्स पे पॉपुलेशन पाकिस्तान की मैयर करते रहे, हो सकता है एक दफ़ा हमने सारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो कैलकुलेट की, तो उसके 6 महीने बाद हमने दोबारा से यही प्रोसेस दोहराया. फिर उसके बाद जैसे पाकिस्तान में होता है 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, फिर हमने उसको रिपीट किया. फिर उसके बाद फिर कोई 5-6 साल बाद हमें याद आई कि हमने ये करना है, तो दोबारा से किया. फिर 6 महीने बाद दोबारा से कर लिया, फिर इस तरह किया. और वो डाटा कहीं पे फाइलों में पड़ा हुआ है, तो जस्ट हम डाटा उठाएंगे, हम नहीं देखेंगे किस साल का है, कैसे है, क्या है, लेकिन ये है कि हमें वो पीरियड पता होना चाहिए कि इस कितने कितने अरसे बाद हुआ है. सो हम जो है वो डाटा पॉइंट्स जो है वो टाइम पे जो है वो कैलकुलेट करके हम उससे एक कर्व बना सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने सालों बाद इसकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या होगी. बेसिक वो एक रफ आइडिया होता है, बहुत फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कर सकते हैं. सो एब्सिसा वैल्यूज नेसेसरीली इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ये ज़रूरत नहीं है. द एब्सिसास ऑर्डिनेट्स and the divided difference will be calculated as. हम इसके हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हम क्या है x0 0 है, x1 1 है, x2 जो है वो 2 है, x3 जो है वो 3 है. उसके साथ करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यूज हैं, f0 जो है 5 है, f1 जो है 14 है, और f2 जो है 41 है, और f3 जो है वो 98 है.
अब हम इसका डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस पहला क्या होगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे f1 माइनस एफ नॉट दैट इज 14 माइनस 5 दैट इज 9, और ये 1 माइनस 0 1 होगा, तो सो डिवाइडेड जो है 14 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, तो आपके पास 9 आ जाता है। इसी तरह से दूसरा जो है वो आपके पास आता है 41 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, फिर 1 है तो दिस इज 27, और उसी तरह से आपके पास जो है वो थर्ड आता है 98 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो आपके पास ये आ जाता है 57। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो डिवाइडेड डिफरेंस आप कैलकुलेट करते हैं, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, ये आपके पास 27 माइनस 9, तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास जो x की वैल्यू है वो 2 माइनस 0 है, तो जो आप 27 माइनस 9 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू जो है वो आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9। उससे अगली जो है 57 माइनस 27 दैट इज 30, और 30 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो आपके पास जो है वो 15 आ जाएगी। उसके बाद उससे नेक्स्ट जो आपने डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है दैट इज 15 माइनस 9 दैट इज 6, और यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास डिफरेंस जो है 3 माइनस 0 दैट इज 3, तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 2 आएगी। तो ये आपका जो है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है यहाँ से इन डेटा पॉइंट्स से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ से आप एक रफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं जो कि इन डेटा पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। फॉर इक्वेशन 3 फॉर n इक्वल टू 3 इज polynomial of degree n f naught plus f1 x naught minus x naught comma x1 x minus x naught x, और फिर f of x naught x1 x2 डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस x minus x naught x minus x1, फिर आपके पास आ गया f of फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है f of x naught x1 x2 x3 फॉर दीज पॉइंट्स x minus x naught x minus x1 x minus x2, ये है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द अबव टेबल, ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि ये आप जब किसी भी पॉलिनोमियल में आप पुट करें और करके आप वहां से एक फंक्शन बना सकते हैं। सो हमने यहाँ पे हमने इसकी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू पुट की जो कि x naught और x1 पॉइंट्स के साथ थी, फिर दूसरी डिवाइडेड डिफरेंस की हमने की जो कि x naught x1 और x2 पे थी, फिर जो है फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखिए कि हमारे पास ये डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 2 आर्गुमेंट्स है x1 और x naught का, दूसरा जो है वो x2 और x naught x1 x2 के साथ ये वाला है, फिर x naught x1 x2 x3 के साथ हमारे पास ये वैल्यू है। सो यहाँ से इस वैल्यू पे कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू ये और ये यूज करनी है, ठीक है। हमें f naught चाहिए, f naught 1 फर्स्ट जो है ऑर्डर चाहिए, सेकंड ऑर्डर चाहिए, थर्ड ऑर्डर चाहिए, तो हम जो है ये यूज करेंगे, और करने के बाद हम जो है यहाँ से वैल्यू f naught जो है वो 5 है, और फर्स्ट 9 वैल्यू आई थी, x माइनस x naught की वैल्यू 0 थी, इसी तरह से 9 और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x naught, और x1 की वैल्यू 1 थी, और फिर उसके बाद ये 2 आ गया x माइनस x naught और x माइनस 1, x naught की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है। सो हमारे पास यहाँ से हम इनको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये फॉर्मूला आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास आ जाता है ये थर्ड डिग्री फंक्शन बन जाता है, क्यूबिक इक्वेशन आपकी फंक्शन की बन गई, विच इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 पासिंग थ्रू द 4 डेटा पॉइंट्स। तो ये आपके पास देखिए ये कर्व आपके पास थी
जो आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग जो थे पॉइंट्स थे, ठीक है। आपके पास एक कर्व थी x थी, उसमें x0 एक पॉइंट था, एक x1 था, एक x2 था और एक x3 था, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो थी, अगर हम देखें तो ये ठीक है, ये है 0 पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या थी, दैट वाज 5। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3, 4 और 5 यहाँ डाटा पॉइंट एक था। फिर दूसरी x जो है आपके पास में मुझे वापस जाना पड़ेगा डेटा पॉइंट्स देखने के लिए। डेटा पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, 5, 14, 41 एंड 98, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक रफ वो बता देती हूँ कि क्या है, क्योंकि वो वैसे भी आपके 14 और 41 और इस तरह नहीं जा सकते। सो आपके पास जो है ये यहाँ कहीं होगा और दूसरा फिर उससे ऊपर होगा और तीसरा उससे ऊपर होगा। सो आपके पास सिर्फ ये डाटा पॉइंट्स हैं। जो आपका फंक्शन बनता है वो यहाँ से एक क्यूबिक फंक्शन बन रहा है जो कि इन डाटा पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये जो है इस तरह से पॉलिनोमियल का बन जाता है। तो अब इस फंक्शन को लेके आप कोई भी इस कर्व पे पॉइंट कहीं पे भी इंटरपोलेट कर सकते हैं कि ये क्या ट्रेंड है, और ये आप यहाँ पे कहीं पे भी इन बिटवीन या कहीं आउटसाइड द कर्व जो दीज पॉइंट्स जो है वो आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे आज का जो है लेक्चर उसको हम ख़त्म करते हैं, ताकि हमें जो है नेक्स्ट इसमें आप एरर एस्टिमेट किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये टर्म्स हैं तो हम किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म के हवाले से हम इसका एरर कैलकुलेट करते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसको आगे लेके चलेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।